हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस श्रृंखला सीरीज में। मेरा नाम है दीपक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला प्रश्न ये रहा कि हु एडेड द फ्रेज ओमिनिस सेलुला ई सेलुला आल। इसका मतलब क्या है कि आल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ द सेल थ्योरी। यानी आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी, ठीक। और सेल थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें उसमें एक चीज़ जानी होगी कि किसने, जैसे कि आपको पता होगा कि डेड सेल को फर्स्ट टाइम किसने देखा, तो रॉबर्ट सूक साहब ने हमारी देखी, रॉबर्ट सूक जो है। और लिविंग थिंग्स की बात करें तो एंटनी वान ल्यूएनहॉक की बात करते हैं हम। उसी तरीके से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बोला कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कोई भी सेल अगर कोई बनती है तो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, कहीं से प्रकट नहीं होती है। इस थ्योरी का प्रतिपादन या इस थ्योरी को किसने बताया, किसने जोड़ा, तो हम देखेंगे रुडोल्फ वुर्चो जो थे हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो हमारा सेल है ना वो प्रकट नहीं होता है, वो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से है, उससे वो प्राप्त होता है, उससे वह बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। तो हमारा रुडोल्फ वुर्चो सर ने 1855 ईस्वी में यह प्रसिद्ध नारा दिया था कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जिसका अर्थ है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है ना। चलिए थोड़ा चार्ट देख लेते हैं इसी से कि फर्स्ट सेल किसने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट सूक ने, और डेड सेल और कॉर्क, कॉर्क, ठीक, कॉर्क देखा था। और लिविंग थिंग्स का ऑब्जर्वेशन किसने किया, हमारे ल्यूएनहॉक सर थे 1675 में, यानी 1614 ईस्वी में। उसी तरीके से हमारे जो प्लांट थ्योरी का जो पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जो एम स्किलिडेन सर हैं, उन्होंने, वो क्या थे कि जर्मन 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 बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट वनस्पति शास्त्री जिसको बोलते हैं, बोटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में बताया, क्या बताया था कि हमारा जो पादप कोशिका होता है, प्लांट सेल होता है, वह भी क्या होगा कि जो उसकी उत्तक बनी होगी वो भी कोशिका से मिलकर बना है। उसी तरीके से जंतु कोशिका की थ्योरी किसने दी थी, टी स्वान सर आए थे, और 1839 ईस्वी में इन्होंने बताया कि हमारी जो जंतु कोशिका है, यानी मानव कोशिका, हमको एनिमल कोशिका कहा जाता है, वह भी हमारी सेल भी, हमारी सेल, हमारी टिश्यू भी, यानी उत्तक भी सेल से बना बना होता है, जो कि सबसे छोटी इकाई है। और इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया कि हमारा प्लांट सेल में प्लांट टिश्यू जो बना होता है सेल से बना होता है, और इन्होंने क्या दिया कि एनिमल टिश्यू भी सेल से बना होता है। और जो हमारे मॉडर्न एक्सपेंशन के आधुनिक विस्तार रुडोल्फ वुर्चो सर थे, उन्होंने क्या बताया 1855 ईस्वी में कि हमारा जो सेल है पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ना कि कहीं से प्रकट होता है। तो ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी, ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए आपका, ऑप्शन बी रुडोल्फ वुर्चो जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। सबको पता है कि अगर सेल का प्रकार देखा जाए तो दो प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक जो पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं है, और यूकैरियोटिक जो पूर्ण रूप से ग्रोथ है यानी डेवलप्ड है। तो प्रो में हमारे बैक्टीरियल सेल आते हैं, और आपका यूकैरियोटिक में हमारे जो होते हैं प्लांट और आपके एनिमल सेल देखने के लिए मिलते हैं, है ना। और दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है, अच्छी बात होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें पाए, मतलब कि इन दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है। कि मान लीजिए न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, नहीं जाता, उसमें
डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है पूर्ण रूप से, इसलिए उसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में। राइबोसोम्स देखेंगे आप तो दोनों में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो हमारा 70S राइबोसोम्स होता है। यूकैरियोटिक में आप देखेंगे तो हमारा 80S राइबोसोम देखने के लिए मिलता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं चार्ट के माध्यम से। जो हमारा प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो पूरी तरीके से डेवलप ना हो। यू का मतलब होता है वेल डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप। अब बताइए, आपके लिए एक प्रश्न हम पूछते हैं कि मान लीजिए सेल है जी, जो पूरी तरीके से भरा है घर, वो खाली रहेगा कि जो नहीं भरा है वो खाली रहेगा? जो नहीं भरा है वो खाली रहेगा, वो उसमें स्पेस भी कम लगेंगे, कम लोग रहेंगे तो स्पेस कम लगेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेस कम लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलता है, इसलिए इसका साइज भी कम होता है। यह यूनिसेलुलर होता है, यह मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल से वो पूरा बन जाता है। मल्टी सेलुलर का मतलब हमारा शरीर है ना, एक सेल से तो बना है, नहीं बना है, बहुत सारे सेल लगे हैं। और यह इसका मेम्ब्रेन जो होता है, ये इसकी बात की जा रही है, मेम्ब्रेन जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है, और सेल वाल भी होता है इसमें। और इसमें डबल लेयर, बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड होता है, डबल भित्ति होती है इसको, सेल वाल जिसको बोलते हैं। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए का मतलब ऐसे ऐसे। और इसमें क्या होता है कि लीनियर डीएनए होता है, ऐसे करके, है ना। अब बात करें, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। इसमें सेल ऑर्गेनिल जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स और गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। राइबोसोम्स इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, सॉरी इसमें पाया जाता है, इसमें 70S पाया जाता है, इसमें 80S पाया जाता है, जैसे हमने बताया। इसका डिवीजन फिशन के थ्रू होता है, इसका माइटोसिस जो हम आगे पढ़ेंगे या देखेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, बैक्टीरिया, इसमें देखेंगे फंगी, प्लांट, एनिमल, है ना। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ है जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? तो हमको पता है प्लांट सेल किस तरीके का सेल है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक दो प्रकार को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक एनिमल और एक होता है हमारा प्लांट। तो एनिमल सेल को प्लांट से डिफरेंस कैसे करेंगे, क्या कौन सा वो डिफरेंस है जिससे कि ये दोनों अलग हो जाते हैं? क्या अलग होते हैं सर? जो हमारा सेल होता है ना, सेल में, एनिमल सेल में केवल मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। और जो प्लांट सेल होता है इसमें मेम्ब्रेन के साथ कोशिका भित्ति, जिसको सेल वाल भी बोलते हैं, वो पाया जाता है, जो कि हमारे एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट में केवल पाया जाता है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट उत्तर। तो यहाँ देखेंगे कि जो वैज्ञानिक थे थियोडर स्वान और स्लेडन, दोनों लोग मिल के कोशिका का सिद्धांत दिया था, और उन दोनों ने क्या बताया था कि दोनों तो सेल से ही, दोनों के उत्तर सेल से ही मिलके बने होते हैं। और क्या बताया था उन्होंने कि जंतु कोशिका दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनूठी विशेषता है किसके पास, प्लांट के पास। प्लांट पादप कोशिका के पास एक अनूठी विशेषता है, कौन सी है, कि उसके पास कोशिका वृत्ति पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका से उसको अलग करती है, जैसे कि हमने बताया। आगे देखते हैं कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वाल? जो पादप कोशिका है, यानी प्लांट पादप कोशिका है, यूकैरियोटिक सेल का पादप कोशिका जो है, उसका मुख्य घटक क्या है, कौन मेन कंपोनेंट है, कौन सा है? तो हम देखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज उसका मुख्य घटक है। कैसे है सर? कि जो आपका प्लांट सेल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलर, कैसे? जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा तीन प्रकार का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो जो सेलुलोज है पॉलीसेकेराइड है, और लॉन्ग चेन यानी लॉन्ग चेन में ग्लूकोज जो है हमारा मोनोसेकेराइड है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। आप देखेंगे कि मोनोसेकेराइड में एक चेन होता है जैसे ग्लूकोज, और डाइसेकेराइड में 2 से 9, जहाँ तक पता है आपके ग्लूकोज या कार्बो मतलब मालिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। और वहीं देखेंगे मोर देन 9 है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड।
तो ग्लूकोज का मोर देन 9 है और पॉलीसेकेराइड बना रहा है, और यह बना रहा है, ये बनता है उसी से, यानी जो हमारा सेलुलर बना होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज का लॉन्ग चेन होता है और फॉर्म करता है क्या, माइक्रोफाइब्रिल, और जो क्या करता है प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे शरीर को खड़ा होने के लिए स्केलेटल सिस्टम है, उसी तरीके से प्लांट जैसे आप देखेंगे खड़ा रहता है सीधे। अब खड़ा रहता है भैया तो क्यों नहीं झुकता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तब झुकता है, तो उसी की वजह से, जो सेलुलोज की वजह से वो उसका सीधे खड़ा रह पाता है। तो यहाँ देखेंगे इट प्रोवाइड रिजिडिटी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू द प्लांट, इट अलाउ प्लांट टू ग्रो टाल विदाउट ए स्केलेटन, बिना कंकाल के। तो देखेंगे पादप कोशिका विधि मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड है। इसमें ग्लूकोज के अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, और यही माइक्रोफाइब्रिल क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, और जिससे कि पौधा जो है बिना कंकाल के सीधे खड़े रह पाते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखें, विच ऑर्गेनली नोन एज किचन ऑफ द सेल इन प्लांट। प्लांट की बात हो रही है, प्लांट में कौन सा कोशिकांग है, कौन सा कोशिका का अंग है जो कि कोशिका की रसोई के रूप में जाना जाता है। प्लांट की बात हो रही है तो हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो है आपका कोशिका की रसोई के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, कि जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और विच ट्रैप सनलाइट, वो क्या करता है सनलाइट की हेल्प से वाटर अपने जड़ से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण से लेगा, और क्या बनाएगा, अपना खाना बनाएगा, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और भाई कोई भी खाना बनाता है उसको बोलते हैं कुकिंग कर रहा है, तो इसीलिए किचन ऑफ द सेल के नाम से उनको जाना जाता है, किसमें, प्लांट सेल में। तो हिंदी में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक हरा वड़क होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि सूर्य के प्रकाश को सोखता है। सूर्य के प्रकाश जल जड़ से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेगा, और प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कोशिका की रसोई कही जाती है प्लांट सेल में। क्लियर। आगे क्या देखते हैं, अंडर ए माइक्रोस्कोप एन ऑर्गेनली लुक रफ बिकॉज इट है टीनी डॉट अटैच टू इट, व्हाट आर दोज डॉट। यानी बात कर रहा है किसके, सेल की। सेल हमारा हो गया, सेल के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से सटा होता है रेटिकुलम, आप लोगों को पता होगा, और रेटिकुलम में क्या होता है, बिंदु बिंदु जो स्पॉट डॉट स्पॉट दिख रहा है, उसी की बात कर रहा है। तो ये भाई जो चीज़ खुरदरा रहेगा और रफ रहेगा, जब हाथ करेंगे तो स्मूथ नहीं होगा, तो इसीलिए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ही बड़ा है स्मूथ, जिस पे राइबोसोम बंधा नहीं है। रफ किसको बोलेंगे, जिस पे राइबोसोम बंधा है और उसको जब जाएंगे तो खुरदुरा सा जब टच करेंगे अपने हाथों से, तो उसी की बात कर रहा है कि कौन सा चीज़ है जो इसको रफ बना दे रहा है, खुरदुरा दिखता है और चिपका होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो कौन होता है, प्रोटीन, सॉरी राइबोसोम्स होता है आपका, जो इससे सेल से चिपका होता है। क्लियर। चलिए आगे, यहाँ देखिए 10 ऑर्गेनली बीइंग डिस्क्राइब द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि बताया, व्हेन राइबोसोम्स आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको बोलते हैं रफ। क्यों, क्योंकि टच करेंगे तो खुरदुरा महसूस होगा, और उसी तरीके से जब अटैच नहीं रहेगा तो उसको टच करेंगे तो स्मूथ फील होगा। अंडर ए माइक्रोस्कोप दिस राइबोसोम लुक लाइक ए ग्रेन्यूल और डॉट्स की तरह दिखता है, गिविंग द सरफेस ऑफ बम्पी और रफ अपीयरेंस, जैसे कि हमने बताया। तो देखेंगे जिस कोशिकांग का वर्णन किया जा रहा है वह अंतर्द्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी जो है बाहरी पर सतह पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, जिसकी वजह से यह जो खुरदुरा महसूस होता है, और जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो डॉट्स बिंदु नुमा दिखते हैं, यही इसका, और उबड़ खाबड़ दिखने की वजह से इसी को हम बोलते हैं रफ। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, organism that lack a well defined nuclear membrane are known as, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की बात किसकी बात कर रही है,
कि जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, यानी जब आप देखेंगे कोशिका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। वे जीव जिसमें स्पर्श परमाणु झिल्ली का अभाव होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर या फंगाई। तो बेसिकली जो होता है ना कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस में रहेगा आपका, है ना। तो जो हमारा इसमें जो डीएनए होता है ना हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ये नेक्ड रहता है, ढका नहीं रहता है, जैसे हमारा एनिमल सेल होता है वो ढका रहता है, वैसे ढका नहीं रहता है ना। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। When a ribosomes actually manufacture inside the cell, अब क्या बात की जा रही है कि कोशिका के भीतर वास्तव में राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है, तो हम देखेंगे कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलस में। कौन करता है मालिक? हमारा करता है कौन? केंद्रक के अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियोलस को, गोलाकार वहाँ पर संरचना होती है और उसी के बाहर से वो आता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यानी न्यूक्लियोलस में हमारा राइबोसोम्स बनता है और बाहर हमारा क्या बनता है आपका, और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है साइटोप्लाज्म में आकर, है ना। इन वाट फॉर्म डू प्लांट एनिमल प्राइमरली स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट? किस फॉर्म में हमारा प्लांट और एनिमल एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है? तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्लांट जो होता है स्टार्च के रूप में और एनिमल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। इसमें जो बेसिकली होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज, हाउएवर ग्लूकोज इज soluble in water and difficult to store in large amount। आप क्या देखेंगे, ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होता है, लार्ज अमाउंट में प्लांट रख नहीं पाता है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है प्लांट और उसको स्टोर कर लेता है। कहाँ पर? सीड में, पोटैटो के रूट में, पोटैटो में देखो लीव में, और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेगा। उसी तरीके से प्लांट में क्या होता है कि एनिमल इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, स्टार्च के रूप में नहीं बन सकता, और लीवर और मसल में स्टोर करता है ना। क्लियर? अब लास्ट प्रश्न, विच स्ट्रक्चर इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? इसका प्रश्न इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, 10 प्रश्न का उत्तर। ठीक, तो चलिए, तो समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।